हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीनल कैल्कुलाई। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? रीनल कैल्कुलाई को हम सिंपली किडनी स्टोन्स बोलते हैं। जो स्टोन्स बन जाते हैं किडनी में उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। अब रीनल कैल्कुलाई को हम और क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं। इसको नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस भी बोलते हैं। नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रो मीन्स किडनी। सो नेफ्रोलिथियासिस मीन्स अगर किडनी, पर्टिकुलर किडनीज में ही स्टोन हुआ है तो उसको हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। यूरोलिथियासिस हम बोलते हैं अगर किडनी से नीचे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसमें यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं, तो अगर किडनी में ही स्टोन्स है, किडनी पैरेन्काइमा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। और अगर ये जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरेटर में, ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में अगर कोई स्टोन है तो हम उसको यूरोलिथियासिस बोलते हैं। नाउ ये जो किडनी स्टोन्स है ये कैसे बनते हैं? तो यूरिन में कुछ कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं, कुछ सोल्यूट्स होते हैं। तो वैसे क्या होता है कि हमारी किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन समटाइम्स किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं कि जो यूरिन है उसमें सोल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सोल्यूट्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, मीन्स यूरिन जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है जब, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाते हैं। उनका जब अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो आपस में क्रिस्टलाइज होने लग जाएंगे। क्रिस्टलाइज होने का मतलब है कि जो मिनरल्स का अमाउंट यूरिन में ज़्यादा है वो आपस में चिपकने लग जाते हैं और क्या बनाने लग जाते हैं? स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले छोटा स्टोन बना, फिर और ज़्यादा मिनरल्स को वो कैच करते हैं और चिपकने लग जाते हैं, जिससे बड़ा स्टोन होता जाता है। तो ये क्यों होता है? फॉर एग्जांपल कि अगर डिहाइड्रेशन है, वाटर इनटेक कम है, तो यूरिन में क्या होगा कि वाटर कम है और सोल्यूट्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो और भी कॉजेज है वो हम पढ़ेंगे। तो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ऑफ कोर्स ये जो स्टोन्स हैं ये हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन मिनरल एंड सॉल्ट डिपॉजिट। ये क्या है? क्रिस्टलाइन, ये मिनरल्स और सॉल्ट हैं जो कि यूरिन में वैसे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब स्टोन बनते हैं इसका मतलब कि यूरिन में उनका अमाउंट ज़्यादा है, यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो क्या होने लग जाते हैं? क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब कि वो आपस में चिपकने, वो ऐसी उनमें टेंडेंसी हो जाती है कि वो आपस में चिपक कर एक हार्ड मटेरियल या फिर हार्ड स्टोन बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि स्टोन कैसे बनता है कि ये क्रिस्टलाइन मिनरल एंड सॉल्ट डिपॉजिट है दैट फॉर्म इन द किडनी, जो कि किडनीज में बनते हैं, यूरिनरी ट्रैक में बनते हैं। नाउ दी ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? किडनी से होते हैं मोस्टली, लेकिन ये कहीं भी बन सकते हैं। ये कहाँ पर बन सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी बन सकते हैं, जैसे कि यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ओरिजिनेट किडनी से होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि किडनी का ही काम है ना ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड फिल्टर होके जो यूरिन है वो बन कहाँ से रहा है? वो नेफ्रॉन से बन रहा है, जो कि किडनीज में प्रेजेंट है। तो वहाँ से स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यूरिन में स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर यूरिन में सॉल्यूट्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा एंड देन किडनी से मूव होकर ये देन यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा में कहीं भी जा सकता है। उसके बाद नेफ्रोलिथियासिस मैंने आपको बता दिया, मींस किडनी में कैल्कुलाई मींस स्टोन, और ये कहाँ पर बनता है? मेनली रीनल पैरेन्काइमा। तो ये जो रीनल पैरेन्काइमा है मेनली यहाँ पर ये स्टोन बनेगा। सेकेंड आता है यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस मैंने आपको बताया यूरिनरी ट्रैक में अगर बनता है और मेनली कहाँ पर? यूरेटर में, तो हम उसको यूरोलिथियासिस बोलते हैं। व्हेन अ स्टोन ओक्लूड्स द यूरेटर, फर्स्ट यूरेटर एंड देन लेटर किडनीज डायलेट ड्यू टू फ्लूइड। अब देखो यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ आएगा। सपोज यहाँ पर ये स्टोन है, तो ये कहाँ पर स्टोन प्रेजेंट है? यूरेटर में प्रेजेंट है। तो यूरेटर में अगर स्टोन प्रेजेंट है तो किडनी से यहाँ से यूरिन आ रहा है, राइट? सो सपोज ये यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देती हूँ। तो किडनीज ने यूरिन बनाया, नेफ्रॉन ने बनाया, अब वो यहाँ से यूरेटर में आएगा। तो सपोज यहाँ पर स्टोन आ गया, अगर स्टोन ने यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, ब्लॉकेज क्रिएट कर दी यूरेटर में, तो क्या होगा कि यूरिन आगे पास नहीं होगा। जब यूरिन आगे पास नहीं होगा तो यूरिन पीछे मीन्स यूरेटर्स के ऊपर, जहां भी जिस पार्ट में भी यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, यूरिन की बिल्डअप होती रहेगी, यूरिन आगे पास नहीं होगा। तो यूरिन यूरेटर में जहां स्टोन है उसके ऊपर उसकी बिल्डअप हुई एंड देन किडनीज में उसका रिटेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो यूरिन जब आगे पास नहीं होगा तो किडनीज में भी यूरिन भरता रहेगा, जिससे किडनीज क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, स्वॉलन हो जाएगी, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी, फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा, यूरिन का बिल्डअप होता रहेगा।
तो यही यहाँ पर बताया कि जब स्टोन ऑक्लूड कर लेता है यूरेटर को, पहले यूरेटर और फिर किडनीज क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है फ्लूइड के कारण, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोयूरेटर, मींस यूरेटर्स डायलेट हो गए यूरिन के बिल्डअप के कारण। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस मींस किडनीज भी डायलेट हो गई देन यूरिन के बिल्डअप के कारण। और अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरेटर में, एक यूरेटर में या दोनों यूरेटर में अगर स्टोन्स है और कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है और यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो रहा, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें जल्दी से इंटरवेंशन करना होता है ताकि स्टोन को रिमूव किया जा सके। अदरवाइज किडनी में अगर यूरिन का बिल्डअप होता रहेगा और फ्लूइड के कारण किडनी स्वॉलन होती जाएंगी, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम में क्या होगा, किडनीज फेल हो जाएंगी और डैमेज हो जाएंगी। उसके बाद मोस्ट केसेस ये किडनी स्टोन्स के 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद 50% ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल को 50% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको एक बार किडनी स्टोन हुआ है, उनको दोबारा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में दोबारा किडनी स्टोन हो सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। वही मैंने बताया कि यूरिन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड, यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें सोल्यूट्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो सोल्यूट्स क्या करेंगे, उनमें टेंडेंसी होगी कि वो आपस में क्रिस्टलाइज होने लग जाएंगे, चिपक चिपक कर वो क्या बनेंगे, हार्ड बनेंगे एंड बड़ा बड़ा स्टोन होता जाएगा। तो यूरिन, अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टोन्स किसके बनते हैं, तो बेसिकली कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अगर इन सब्सटेंसेस का अमाउंट यूरिन में ज़्यादा होता है, अगर ये हाई अमाउंट में होते हैं यूरिन में, तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है कि ये क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं। इनमें क्या टेंडेंसी होती है कि ये क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं। क्रिस्टलाइज का सिंपल सा आप ये मतलब कर सकते हैं कि ये इस तरह से बन जाते हैं कि इनके ऊपर और ज्यादा मिनरल चिपक सकते हैं और ये बड़े हो सकते हैं। इफ द यूरिन बिकम्स टू कॉन्सेंट्रेटेड, जब यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा हो गए। कौन से सोल्यूट्स, कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये ज्यादा हो गए हैं। ये कब हो सकता है, जैसे कि वाटर की कमी है, वाटर इनटेक कम है, तो यूरिन में फ्लूइड कम होगा और सोल्यूट ज्यादा होंगे, तो उस केसेस में, वैसे और भी केसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, एक बार सुपर सैचुरेशन हो गई, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई इन सभी सोल्यूट्स की, उसके बाद क्या होगा कि स्मॉल पार्टिकल्स और न्यूक्लियाई एक्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि जैसे एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल होगा या फिर जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वर्क करेगा, कि वहां से स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, कि उसके ऊपर और ज्यादा मिनरल्स चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या बनेंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। दीज क्रिस्टल्स कैन ग्रो एंड स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ स्टोन। फिर ये क्रिस्टल और ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास वो टेंडेंसी है कि ये और ज्यादा मिनरल्स को कैच करें, और ज्यादा जो भी सोल्यूट्स हैं उनको कैच करते रहेंगे, और भी चीजों को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको साथ में खींचते रहेंगे और बड़े होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। फिर आता है ग्रोथ एंड एग्रीगेशन। ग्रोथ एंड एग्रीगेशन में यही बताया कि विद टाइम ये क्रिस्टल क्या करते हैं, ग्रो होते रहते हैं, स्टिकिंग टू वन अनदर एंड एब्जॉर्बिंग एडिशनल मिनरल, एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं, दूसरी चीजों को भी खींचते रहते हैं। देन उसके बाद स्टोन रिटेंशन क्या होता है, ये जो किडनी में भी स्टोन रह सकता है क्योंकि किडनी में बना था, और किडनी के अलावा ये मूव भी कर सकता है, किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरेटर में मूव कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में मूव कर सकता है, यूरेथ्रा में मूव कर सकता है, और इनके साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम शो होंगे और क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे कॉमन टाइप क्या होता है, कैल्शियम के स्टोन्स। सो ये कैल्शियम के जो स्टोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 80%। तो 80% जो किडनीज में स्टोन बनते हैं वो किसके होते हैं, कैल्शियम के होते हैं। और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा कॉमन है, एंड दूसरा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये अगर यूरिन एसिडिक है तो उसकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स की। वेयर एज कैल्शियम फॉस्फेट, अगर यूरिन का पीएच ज्यादा है, मींस अल्कलाइन है यूरिन, तब कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यूरिन के पीएच पर भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा स्टोन बनेगा, कि वो कैल्शियम का बनेगा या
यूरिक एसिड का बनेगा, तो वो डिपेंड करता है। अब कोजेस क्या है कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनने में? सबसे पहले हाइपरकैल्सीमिया। देखो कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और ऑक्सलेट, तो इसका मतलब कैल्शियम के साथ ही स्टोन बन रहा है, चाहे वो कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट बन रहा है, चाहे कैल्शियम के साथ फॉस्फेट बन रहा है। इसका मतलब कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है। जब कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है, मतलब कैल्शियम का अमाउंट यूरिन में ज्यादा है। तो अगर कैल्शियम का अमाउंट यूरिन में ज्यादा है, वो कब हो सकता है? हाइपरकैल्सीमिया, मीन्स ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है। वो कब होगा कि कैल्शियम ले रहे हैं, सपोज कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर है कोई, या फिर विटामिन डी ले रहा है साथ में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर है और उसका जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड में ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसका क्या मतलब है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करता है, ये डायरेक्टली कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में। कैसे? ये बोन्स से कैल्शियम को निकालता है और ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज कर देता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिससे अगेन अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में तो यूरिन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज सोडियम इनटेक। सोडियम ज्यादा लेने से भी क्या होता है, जब सोडियम इंक्रीज हो जाता है, सॉल्ट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता ब्लड में। जो जब किडनीज फिल्टर करती है, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करती है, तो कैल्शियम वैसे क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, तो ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसका लेवल यूरिन में ये इंक्रीज करके रखता है कैल्शियम का। सोडियम जब कैल्शियम का लेवल यूरिन में इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब स्टोन्स बनने के चांसेस इंक्रीज है। अगेन सोडियम सिस्टीन का लेवल भी इंक्रीज कर देता है यूरिन में, उसकी रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देता, तो वो हम आगे सिस्टीन स्टोन में पढ़ेंगे। तो सोडियम का अगर लेवल बॉडी में ज्यादा होता है तो वो भी स्टोन्स की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जीआई डिसऑर्डर, कुछ जीआई डिसऑर्डर होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जैसे कि इंटेस्टाइन में कोई डिस्टर्बेंस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिसीज है। ये क्या करते हैं जीआई डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर, ये बेसिकली ऑक्सलेट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ऑक्सलेट जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बन रहे हैं, तो वैसे क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाइंड होता है और देन ये जो ऑक्सलेट्स हैं ये स्टूल्स में निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फैट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, क्रॉन्स डिसीज हो गया, तो ये जो फैट है ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं और ऑक्सलेट बेचारा अकेला रह जाता है। जब ऑक्सलेट अकेला रह जाता है, इसका अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सलेट का अमाउंट यूरिन में ज्यादा हो जाता है और देन क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन सकते हैं यूरिन में, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाते हैं किडनीज में। उसके बाद डाइट रिच इन ऑक्सलेट, अगर आप ऑक्सलेट रिच डाइट खा रहे हैं, ऑक्सलेट रिच डाइट कौन सी होती है, जैसे कि स्पिनिच, पालक हो गया, चॉकलेट्स हो गए, नट्स हो गए, इनमें क्या होता है बहुत ज्यादा ऑक्सलेट्स पाया जाता है। तो अगर ऐसी डाइट ले रहे हैं तो भी कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। सेकंड आता है यूरिक एसिड के स्टोन। यूरिक एसिड के स्टोन ये कब बनते हैं, जब पीएच लो होता है, एसिडिक यूरिन होता है, तब इनकी फॉर्मेशन बनती है। उसके बाद ये यूरिक एसिड के ही बने होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन नेम से क्लियर है। इसका कोज क्या, लो पीएच यूरिन, अगर एसिडिक है यूरिन तब इसकी फॉर्मेशन होगी। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, जिसको गठिया भी बोलते हैं, तो गाउट में यूरिक एसिड इंक्रीज होने के कारण यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं। हाई प्यूरिन इनटेक, हाई प्यूरिन इनटेक का सिंपली सा मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोटीन। अगर एनिमल प्रोटीन डाइट में ज्यादा है तो यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, जिससे यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, रेड मीट लीवर हो गया, सी फूड हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ये सब यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन तो कोई भी अगर स्टोन है तो डिहाइड्रेशन उसको फेवर करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर का लेवल कम है बॉडी में, फ्लूइड अगर कम होगा तो ये जो सोल्यूट्स हैं इनका लेवल ज्यादा हो जाएगा यूरिन में, जिसके कारण किडनीज में इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रोवाइड स्टोन्स। स्ट्रोवाइड स्टोन्स किससे बने होते हैं, ये मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट के बने होते हैं। तो जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
कौन से बैक्टीरिया कोज कर रहे हैं? यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे कि क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास। तो जो बैक्टीरिया यूरिएज बना रहे हैं, बेसिकली क्या बना रहे हैं? यूरिया बना रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? स्ट्रोवाइड स्टोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्ट्रोवाइड स्टोन्स कब बनता है? जब यूटीआई बार बार हो रहा है तब ये स्टोन्स बनते हैं, जो कि ज्यादा कॉमन किस में देखने को मिलता है? फीमेल्स में। और ये स्टोन्स चाहे वो स्ट्रोवाइड स्टोन्स हैं और चाहे कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन हैं, ये दोनों अल्कलाइन पीएच, अगर यूरिन का पीएच ज्यादा है तब इनकी फॉर्मेशन होती है। अपीयरेंस, ये कैसे दिखते हैं स्ट्रोवाइड स्टोन्स? ये स्टैगहोर्न कैल्कुलाई होते हैं, जो कि रीनल पेल्विस में देखने को मिलते हैं। स्टैगहोर्न ये बहुत बड़े साइज के, लार्ज साइज के होते हैं और ये रीनल पेल्विस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये है स्ट्रोवाइड स्टोन। तो ये क्या है? ये है रीनल पेल्विस, ये वाला। तो ये देखो यहाँ पर ये स्टोन की फॉर्मेशन हुई, ये वाला ये स्टोन है। तो ये लार्ज होता है साइज में, यहाँ पर ये शुरू हुआ होगा एंड देन ये रीनल पेल्विस की ही इसने शेप ले ली है, तो ये बड़ा होता गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगहोर्न कैल्कुलस बोलते हैं। उसके बाद आता है सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन भी क्या है? एक तरह का अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सो सिस्टाइन स्टोन ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ये हेरिडिटरी भी है, मीन्स अगर फैमिली में है तो ये आगे पास हो सकता है। तो अगर सिस्टीन यूरिया है, मीन्स अगर यूरिन में सिस्टीन का लेवल ज्यादा है तो ये फॉर्मेशन सिस्टाइन स्टोन्स की हो जाती है। उसके बाद आता है मिक्स स्टोन। अगेन सिस्टाइन स्टोन्स भी एसिडिक पीएच में इसकी फॉर्मेशन होती है। मिक्स स्टोन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब इनमें से किसी का भी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इस स्टोन में, दैट इज कॉम्बिनेशन स्टोन या फिर मिक्स स्टोन, तब हम उसको बोलते हैं। नाउ ये जो सिस्टाइन स्टोन हमें पड़ा है, अगेन अगर सोडियम इनटेक क्या है? ज्यादा है तो भी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोजेस। फर्स्ट इसमें आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन। अगर फैमिली हिस्ट्री है, चला आ रहा है, सभी मतलब पेरेंट्स को होता था, देन बच्चों को भी हो सकता है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है। उसके बाद आता है डाइट हाई इन कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डाइट हाई है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? अगर मॉनिटर नहीं करे, कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो ही जा रहा है ब्लड में, तो यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा और कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनेंगे। उसके बाद विटामिन डी लेते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो भी क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। मिल्क में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए मिल्क अगर लेते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में क्या है? अभी मैंने बताया कि एनिमल प्रोटीन या फिर प्यूरिन अगर डाइट में ज्यादा है तो ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं। यूरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें निकलता है, जिससे इसका लेवल इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सलेट डाइट में ऑक्सलेट का अमाउंट ज्यादा है, जैसे कि पालक में होता है, स्पिनिच में, नट्स में होता है, चॉकलेट्स में होता है, टोमेटो में होता है, कैबेज में, इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो स्टोन्स बन सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। उसके बाद सोडियम का अमाउंट ज्यादा है, शुगर का अमाउंट ज्यादा है, तो ये स्टोन्स बन सकते हैं। देन आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या करेगा? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा। क्यों? अगर वाटर नहीं है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिससे सोल्यूट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी मिनरल्स की। उसके बाद इमोबिलाइजेशन, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। देखो इमोबिलाइजेशन और सिडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन मोबाइल मूवमेंट नहीं कर रहा ज्यादा, तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम बोन्स से निकलकर देन ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम बोन रिजॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी सोचती है कि बोन्स का तो इतना काम नहीं है, तो ब्लड में कैल्शियम को भेजो, तो बोन्स का टर्नओवर होने लग जाता है, जिससे कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होगा एंड देन यूरिन में इसका अमाउंट इंक्रीज होगा और कैल्शियम के स्टोन्स बनने लग जाएंगे। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना, और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो वो कैल्शियम को ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज कर देगा, जिससे कैल्शियम के स्टोन्स यूरिन में बनने लग जाएंगे। उसके बाद यूटीआई। यूटीआई अभी हमने देखा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन से स्टोन्स बनाता है? स्ट्रोवाइड स्टोन्स बनाता है। उसके बाद यूज ऑफ डायूरेसिस। अगर बहुत ज्यादा डायूरेटिक यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, तो अगेन वो एक डिहाइड्रेशन जैसा हो जाएगा कि यूरिन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इंक्रीज एसिड लेवल। अगर बॉडी में एसिडिक कंडीशन हो रही है, यूरिन एसिडिक हो रहा है, तो क्या होगा? जैसे कि गाउट में हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, मैलिग्नेंसी हो गए, तो इसमें एसिडिक यूरिन हो जाता है, जिसमें जो एसिड वाले जो स्टोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है। देन स्टेसिस ऑफ यूरिन। स्टेसिस ऑफ यूरिन का मतलब है कि यूरिन रुका हुआ है, यूरिन की रिटेंशन हो रही है बॉडी में, तो अगर यूरिन रुका रहेगा तो वहां पर क्या होगी? सोल्यूट्स की क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या होगा? अगर यूरिन रुका रहेगा, यूरिन पास नहीं हो रहा किडनी से, तो क्या होगा कि वहां पर इंफेक्शन डेवलप हो सकता है, जिससे अगेन स्ट्रोवाइड स्टोन्स हो सकते हैं।
स्टेसिस ऑफ यूरिन कौन सी कंडीशन में होता है, जैसे कि बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज एनलार्ज हो गया है तो वो क्या करेगा, यूरेथ्रा पर प्रेशर डालेगा, तो जिससे क्या होगा कि यूरिन जो है पास नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में। उसके बाद स्ट्रिक्चर्स है, नैरोइंग है कहीं यूरिनरी ट्रैक में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा अच्छे से, उसमें कोई न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है तो भी इन्फेक्शन के कारण या फिर रिटेंशन के कारण स्टोन्स बन सकते हैं। देन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया जीआई एबनॉर्मेलिटीज और प्रॉब्लम्स, जैसे कि आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिसीज हो गया, इसमें भी क्या होता है कि ऑक्सलेट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है यूरिन में। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। देखो सबसे पहला इसका मेन साइन एंड सिम्टम्स, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी किडनी स्टोन्स होते हैं जिनको भी हुए हैं तो उसको पता होगा कि पेन इसमें अनबियरेबल पेन होता है, तो इसको रीनल कॉलिक भी बोलते हैं इस पेन को, क्योंकि ये स्टोन से पेन हुआ है। तो ना पेन का लेवल डिपेंड करता है कि पेन बेसिकली कहाँ है, किडनीज में है, अगर किडनीज में ही है अभी स्टोन, या फिर यूरेटर में आ गया है स्टोन, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन आ गया है, या फिर यूरेथ्रा में है। तो ये क्या है, ये है हमारी किडनीज, ये यूरेटर और ये ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो अगर किडनीज में स्टोन है कहीं भी, तो किडनी क्या है, एक तो बड़ी है, तो इसमें जो स्टोन है वो इतने इरिटेशन अभी कॉज नहीं करेगा कि क्योंकि उसके पास जगह है स्टोन को मूव होने की, और वो अभी इरिटेट इतना नहीं कर पाएगा किडनीज को। बाकी सभी क्या है, नैरो है, तो किडनी में जो पेन होगा वो थोड़ा डल होगा, इतना ज्यादा शार्प नहीं होगा, बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगा। कांस्टेंट फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन क्या होता है, किडनीज हमारी बैक साइड पर होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड में बैक साइड क्या होगा, पेन होगा, हिप्स के ऊपर यहाँ पर साइड में, जिसको फ्लैंक एरिया बोलते हैं, वहां पर पेन होगा, कांस्टेंट पेन होगा अगर किडनी में है, और थोड़ा डल होगा और माइल्ड इसमें डिस्कम्फर्ट होगी। अब यही दूसरा यूरेटर, अब ये स्टोन मूव कर गया यहाँ से, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया यूरेटर में। अब यूरेटर में आ गया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इंटेंस पेन कोज करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, बार बार यहाँ पर लाइनिंग को इरिटेट करेगा, यूरेटर की साइड वाली लाइनिंग को, प्लस यहाँ से क्या है, यूरिन पास भी होना है, तो यूरिन को भी ब्लॉक कर रहा है बार बार, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटेंस पेन होगा, शार्प पेन होगा, और ये रेडिएटिंग पेन भी होगा। रेडिएटिंग मीन्स ये ग्रोइन में रेडिएट करेगा, तो ये वाला पेन लोअर एब्डोमेन में, ग्रोइन में, जेनाइटल एरिया में भी रेडिएट करेगा ये वाला पेन। और ये पेन क्या होता है, कम्स एंड गोज। कम्स एंड गोज मीन्स थोड़ा सा अगर ये मूव होता है तो चला जाएगा, तो दोबारा इरिटेशन कोज करेगा, दोबारा ये पेन आ जाएगा। उसके बाद ब्लैडर, अगर यही स्टोन ये कहाँ पर मूव होके कहीं सपोज यहाँ ब्लैडर में आ गया, तो ब्लैडर में क्या करेगा, सिम्टम्स रिजेंबलिंग यूटीआई, जैसे यूटीआई के जो सिम्टम होते हैं सच एज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और पेल्विक पेन। फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार ऐसी अर्ज होगी कि यूरिन पास करना है, और जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हुआ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्टोन है ये यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आएगा, अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड आएगी यूरिन की, लेकिन क्या होगा कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आएगी, और पेल्विक पेन होगा साथ में। अब यही ब्लैडर अगर स्टोन यूरेथ्रा में आ जाता है, तो यूरेथ्रा में क्या, अगेन ये शार्प बर्निंग सेंसेशन कोज करेगा, और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यूरिन में डिफिकल्टी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनका जो पेन है वो इंटेंस होता है, तो पेन मैनेजमेंट सबसे पहला रोल होना चाहिए हेल्थ केयर का। उसके बाद हेमिच्यूरिया, अगर ये जो स्टोन है अगर ये इरिटेट कर रहा है लाइनिंग को, तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लीडिंग भी होगी, जिसके कारण यूरिन में ब्लड आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हेमिच्यूरिया। उसके बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगी कि जो गट की जो नर्व्स हैं वो भी इरिटेट हो जाती है, और नोजिया एंड वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है। तो जब आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है। उसके बाद डिसयूरिया, डिसयूरिया क्या है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये सभी इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि एक तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, यूरिन का प्रेशर बन रहा है किडनीज में, सेकेंड थिंग ये वहां की लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है, जिसके कारण ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, कंप्लीट एम्प्टिंग नहीं हो रही ब्लैडर की, दूसरा ये वहां की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट कर रहा है। क्लाउडी एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन, अब देखो जब भी फाउल स्मेली की बात आती है, फाउल स्मेली क्लाउडी यूरिन, ये तब आता है जब कोई इन्फेक्शन हो। तो अगर स्ट्रोवाइड स्टोन है तो इंडिकेट करता है
कि अगर फाउल स्मेली यूरिन हो रहा है तो इसका मतलब यूटीआई के कारण, इन्फेक्शन के कारण स्टोन बना है। उसके बाद आता है फीवर एंड चिल्स। फीवर एंड चिल्स अगेन ये इन्फेक्शन के साइन है जिसके कारण स्टोन बन सकता है। ओलिगूरिया और एन्यूरिया। ओलिगूरिया का मतलब बहुत कम यूरिन और एन्यूरिया का मतलब है कि बिल्कुल ही यूरिन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि एक यूरेटर या फिर दोनों यूरेटर में स्टोन है जो कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जिन्होंने कर दी है यूरेटर की, जिसकी वजह से यूरिन आगे पास नहीं हो रहा और ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसको जल्दी से ट्रीट करना होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब देखो अगर यहाँ पर स्टोन हो गया तो आगे यूरिन पास नहीं होगा, जिसके कारण यूरिन का बिल्डअप यूरेटर के अपर साइड और किडनीज में होता रहेगा, जिससे किडनीज का विद टाइम क्या होगा, किडनीज में फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, किडनीज में स्वेलिंग हो जाएगी और किडनीज डायलेट हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। और अगर ऐसा चलता रहा तो इवेंचुअली किडनीज क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, रीनल डैमेज हो सकता है, इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों हो सकता है? देखो एक तो ये है कि इन्फेक्शन के कारण स्टोन बने, यूटीआई के कारण स्टोन बने, लेकिन अगर इन्फेक्शन के कारण नहीं बने और स्टोन की वजह से जो यूरिन है वो इकट्ठा रह रहा है, रिटेंशन रह रही है यूरिन की, यूरिन कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा, तो भी वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बैक्टीरिया वहां पर ग्रो हो सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे हम डायग्नोज करते हैं रीनल कैल्कुलाई को? तो पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताएगा, मुझे पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम देखेंगे फ्लैंक्स देखेंगे, वहां पर टेंडरनेस है, पेन देखेंगे और ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसके बाद अगर फीवर या चिल्स है तो वो इन्फेक्शन डायग्नोज करते हैं उससे। उसके बाद हम डेफिनेटिव क्या करते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी केयूबी, सबसे अच्छा टेस्ट है सीटी केयूबी। सीटी स्कैन करते हैं, केयूबी का मतलब है किडनीज, यू फॉर यूरेटर एंड बी फॉर ब्लैडर, तो इसका हम सीटी स्कैन करते हैं और ये नॉन कॉन्ट्रास्ट, इसमें कोई डाई यूज नहीं करते। इसमें हमें पता चलता है कि जो स्टोन है वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहाँ पर है, एग्जैक्ट साइज उसका कहाँ पर है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफी यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस पर हम नहीं कर सकते, तो बाकी पेशेंट्स पर हम ये परफॉर्म करते हैं। प्रेगनेंसी में ये सिटी केयूबी अवॉइड करते हैं, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, एमआरआई कर सकते हैं, एक्सरे केयूबी भी होता है और इंट्रावेनस यूरोग्राफी। इंट्रावेनस यूरोग्राफी क्या होता है कि इसमें डाई का यूज किया जाता है, डाई कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं और फिर एक्सरे से देखते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर स्टोन प्रेजेंट है। अब अगर हम कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं तो अगर जो पेशेंट मेटफॉर्मिन लेते हैं तो मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है, इसलिए मेटफॉर्मिन उस दिन नहीं देते जिस दिन कॉन्ट्रास्ट डाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को डाई से एलर्जी है, आयोडीन से एलर्जी है, तो वो सब देखते हैं। उसके बाद यूरिन एनालिसिस और 24 आवर यूरिन। 24 आवर यूरिन में हम 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करते हैं। सो सपोज आज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ एक कंटेनर में, तो कल सुबह 8 बजे तक का यूरिन कलेक्ट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमें यूरिन का पीएच क्या है, यूरिन में कितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, क्रिस्टलाइज जो मिनरल्स हैं उनका अमाउंट क्या है, तो ये सभी इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद हम यूरिन को पीएच भी उसका चेक कर सकते हैं एंड उसमें इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड, ये सब देखते हैं। ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या है, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, वो देखना है। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, क्रेटिनिन देखेंगे, उसका लेवल क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा, अगर BUN क्रेटिनिन अगर हाई है तो इट मीन्स किडनीज डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसका आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट सबसे पहला तो इसका क्या है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हमने उसको पेन रिलीफ देना है, क्योंकि इसमें पेन इंटेंस होता है। तो पेन रिलीफ में हम एनसैड्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें हम आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनेक दे सकते हैं। उसके अलावा ओपियोइड्स दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो इसमें हम मॉर्फिन देते हैं। तो इसमें हम PRN मेडिकेशन नहीं देंगे। PRN क्या है कि जब जरूरत पड़ी तब दे दी, नहीं, हमने इसको राउंड द क्लॉक चलाना है मेडिकेशन को, ताकि जो पेन है वो कंट्रोल रहे। उसके बाद एंटीएमेटिक, क्योंकि वॉमिटिंग भी हो सकती है पेन के साथ साथ, तो इसलिए ऑन्डेनसेट्रोन दे सकते हैं वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इनटेक, जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना स्टोन्स क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आता है एम फॉर यूरिन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स पर डे। तो देखो वाटर कितना लेना है, वाटर इंकरेज करेंगे हम पेशेंट को कि कम से कम 3 लीटर्स वाटर इनटेक करें। अगर वो 3 लीटर वाटर ले रहा है तो उसका यूरिन आउटपुट भी 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए।
अगर इतना यूरिन आउटपुट नहीं है, यूरिन आउटपुट बहुत कम है और वाटर इनटेक हम दी जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वहां पर ब्लॉकेज है। तो फिर भी अगर हम वाटर इनटेक दी जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, डायलेट हो जाएंगी किडनी, तो वो हमें नहीं करना। हमें यूरिन आउटपुट भी साथ में चेक करना है, क्योंकि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तब हम वाटर इनटेक अगर हाई कर रहे हैं तो वो रिस्क है, तो वो हमें नहीं देना। तो हमें ये भी देखना है कि यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। यूरिन आउटपुट 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए अगर 3 लीटर पानी दे रहे हैं। ये क्या करता है, यूरिन वाटर इनटेक ज्यादा क्या करेगा, एक तो यूरिन को डायलेट करेगा तो क्रिस्टलाइज नहीं होंगे वो सोल्यूट्स। दूसरा ये क्या करेगा, इन्फेक्शन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या होगा, फ्लश आउट हो जाएंगे बैक्टीरिया। देन हेल्प पास स्टोन्स, और जो स्टोन्स क्या है अगर छोटे हैं वो पास हो सकते हैं, तो क्या होगा कि स्टोन पास हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। हालांकि ये पेनफुल होता है, जब यूरिन के थ्रू स्टोन पास होते हैं तो वो पेनफुल होता है। ये प्रोसीजर के बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंटरवेंशन हुई है जिसमें स्टोन को ब्रेक किया गया, बड़े स्टोन को, तो उसके बाद भी वाटर इनटेक हाई कर सकते हैं ताकि स्टोन यूरिन में पास हो जाए। देन वॉच फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वही मैंने बताया कि हम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। स्ट्रेन यूरिन, अब यूरिन को स्ट्रेन भी करना है तो ये हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन से स्टोन्स आए हैं, ये स्टोन की फॉर्मेशन कौन सी थी, स्ट्रोवाइड स्टोन्स थे, कैल्शियम के स्टोन से, कैल्शियम ऑक्सलेट था, यूरिक एसिड के स्टोन से। इससे हमें पता चलेगा कि कोज क्या था, कि स्टोन किससे बने थे। बाद आता है एंटीबायोटिक्स। अगर इन्फेक्शन है जैसे कि यूटीआई, स्ट्रोवाइड स्टोन बन रहे हैं, तो एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। उसके बाद आता है स्मॉल स्टोन। अगर स्टोन का जो साइज है वो स्मॉल है, मीन्स 5 mm से कम है, 5 mm से कम है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं और ये नेचुरली पास हो जाते हैं यूरिन के साथ, तो इसमें फ्लूइड इनटेक हाई करते हैं। या फिर इसमें क्या देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कॉमन टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन क्या करता है, ये यूरेट्रल मसल को रिलैक्स करता है, जिससे स्टोन क्या है इजीली पास होने में हेल्प होती है, क्योंकि अगर यूरेट्रल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, तो अगर वाटर देंगे तो स्टोन पास हो जाएगा। उसके बाद अवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड ऑक्सलेट रिच डाइट। तो डाइट का ध्यान रखना है, जैसे कि हाई कैल्शियम अमाउंट नहीं होना चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवॉइड करने हैं, ऑक्सलेट रिच डाइट नहीं होनी चाहिए, ये नट्स हो गए, स्पिनिच हो गया, कैबेज, टोमेटो, ये सब अवॉइड करना है फॉर नाउ। रिड्यूस प्यूरिन रिच फूड, जो एनिमल प्रोटीन है वो प्रिवेंट करना है ताकि यूरिक एसिड ना बने ज़्यादा। लिमिट सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक को लिमिट करेंगे जिससे सिस्टाइन स्टोन्स प्रिवेंट होंगे, कैल्शियम के स्टोन प्रिवेंट होंगे। थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को यूरिन में कम करते हैं, तो अगर यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट कम होगा तो स्टोन्स जो है कैल्शियम के वो नहीं बनेंगे। उसके बाद आता है यूरिक एसिड स्टोन के लिए हम क्या करते हैं, एलोप्यूरिनोल देते हैं। एलोप्यूरिनोल क्या करता है, ये यूरिक एसिड के अमाउंट को कम करता है, तो एलोप्यूरिनोल गाउट के पेशेंट को दिया जाता है। एंड यूरिन एल्कलाइजेशन, जो यूरिन को एल्कलाइन करे। मैंने आपको क्या बताया था कि यूरिक एसिड के स्टोन एसिडिक पीएच में बनते हैं, जब यूरिन का पीएच बहुत लो होता है, तो अगर हम यूरिन के पीएच को एल्कलाइन करेंगे, मींस उसके पीएच को इंक्रीज करेंगे, तो यूरिक एसिड के स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके लिए हम क्या देते हैं, पोटेशियम सिट्रेट देते हैं। पोटेशियम सिट्रेट एल्कलाइन करता है यूरिन को, प्लस जो सिट्रेट है ये सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और कैल्शियम सिट्रेट बनाता है, और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स है ये नहीं बनने देता। उसके बाद इसका जो बाकी के ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर स्टोन का साइज ज्यादा है तो हमें स्टोन को पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर स्टोन 6 mm से बड़ा है और जो मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल मैनेजमेंट, वो काम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी बेसिकली क्या होता है, लिथोट्रिप्सी अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से जो बड़े स्टोन्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। तो ये क्या नॉन इन्वेजिव है, इसमें कुछ भी अंदर इन्वेड नहीं करना, बाहर से ही साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं, जिससे स्टोन को ब्रेक किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में फॉर नेचुरल पैसेज। जब वो छोटे हो जाएंगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। वाटर इनटेक देन उसके बाद हाई किया जाता है ताकि ये पास हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। और पूरा क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये किसके लिए है, अगर 20 mm से कम का स्टोन है तो हम ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी क्या है, ये मिनिमली इन्वेजिव है। इसमें यूरेट्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेटर में इंसर्ट किया जाता है, एंड देन लेजर के थ्रू स्टोन को रिमूव किया जाता है, ब्रेक किया जाता है एंड देन रिमूव किया जाता है। उसके बाद आता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी।
परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कब यूज किया जाता है? अगर स्टोन 20 mm से ज्यादा का है। लिथोटमी का मतलब है कि स्मॉल इंसिजन लगाना, स्मॉल कट लगाना। लिथोट्रिप्सी का मतलब है कि कोई कट नहीं लगाना, बस साउंड वेव्स का यूज करना। तो यहाँ पर स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है बैक में, एंड देन किडनीज में जाया जाता है, एंड देन वहां पर स्टोन को रिमूव किया जाता है। ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत रेयरली यूज की जाती है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अगर लार्ज स्टोन है और वो इन सभी मेथड से रिमूव नहीं हो रहा, तो ओपन सर्जरी की जाती है एंड स्टोन को रिमूव किया जाता है। सो आई होप आपको रीनल कैल्कुलाई क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।